नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश के बगैर एनडीए की राजनीति की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से इन दिनों घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे ये साफ महसूस होने लगा है कि एनडीए नीतीश कुमार को राजनीतिक इश्यूज पर या राजनीतिक मुद्दों को लेकर थोड़े धीरे धीरे उनको अलग थलग करने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर मधुबनी में जो यात्रा हो रही है उसको लेकर एक चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की बैठक हुई थी, जिसमें सम्राट चौधरी और ललन सिंह गए थे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इससे पहले भी बिहार में हुआ है और लगातार कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन कभी इस तरीके की समीक्षा बैठक नहीं हुई है उनके कार्यक्रम को लेकर। भागलपुर में भी कार्यक्रम हुआ था और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भागलपुर में जो उपस्थिति रहा, एनडीए के तमाम नेता नाक रगड़ के रह जाए, मधुबनी में वो उपस्थिति नहीं होगी। सारे जितने बीजेपी और जदयू के जितने बड़े नेता हैं सब कुछ आजमा लेता, भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। भागलपुर में भी जो है बीजेपी का भीड़ नहीं था। वो गंगौता अगर नहीं उतरता मैदान में तो फिर हवाई थी इनकी राजनीति। भागलपुर में कितना किसान गया था सब पता चला, बस वाले कितने लोग थे सब समझ में आ गया था। तो मधुबनी में पंचायत वाले कर रहे हैं ना। याद रखिएगा, नीतीश के बगैर सब सुना है। आज जिस तरीके से एनडीए की बैठक हुई, शिवराज सिंह चौहान आए, क्या क्या सब कुछ हुआ। एक नीतीश नहीं थे उस बैठक में तो कोई वजन ही नहीं लग रहा था बैठक में। ललन सिंह जितना चिल्ला ले, बाएं फरका ले, बाएं ऐंठ ले, सीना चौड़ा कर ले, कि नैरेटिव सेट करते हैं। हकीकत यही है कि नीतीश कुमार जिस दिन आंख मूंद लेंगे ना, ललन बाबू, बोरिंग रोड चौराहा पर भी कोई पान खिलाने वाला आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सांसदीय और मंत्री तो छोड़ दीजिए, जो कुछ भी हरियरी दिख रहा है ना, जो ऐठन है आपका, वो सब ऐठन जो है सो नीतीश कुमार के भरोसे है। और आप लोग नीतीश कुमार का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यालय में जाकर बैठ के जो एकदम सीना चौड़ा करके जो दिखा रहे थे, वो बीजेपी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जदयू के जिन चेहरों के साथ वो बैठक कर रहे हैं या जिन चेहरों का तस्वीर वो जारी कर रहे हैं, वो चेहरा उनको नुकसान पहुंचा सकता है और नुकसान पहुंचा भी रहा है। वोट मेरा और राज तुम्हारा एक बार नारा लगा था ना, सारे लोग बैकफुट पर आ गए थे ना। वो बात अभी भी बनी हुई है कि पार्टी पिछड़ों का, और बाएं फलका रहे हैं, सीना चौड़ा कर रहे हैं ललन सिंह, और पत्रकारों को नैरेटिव सेट करने का उपदेश देते हैं ललन सिंह। कितना वोट दिला देते हैं नीतीश कुमार को। मुंगेर में किसके बदौलत चुनाव जीत लिए, किसके बदौलत जीत लिए। तो ये जो कवायद चल रही है कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचाया जाए, इस कवायद में आने वाले समय में खुद एनडीए हाशिए पर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें कुछ इसी तरीके से बढ़ रही है। बार बार ये संदेश जा रहा है कि जो पिछड़ी जातियां हैं या अति पिछड़े जो जदयू के साथ जुड़े हुए हैं उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक हो रही है और एनडीए की तरफ से कौन है? प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की हैसियत ही नहीं है, वो औकात ही नहीं है पार्टी के अंदर। वो खुद पार्टी के बाहरी हैं, उनको पार्टी के लोग या पार्टी के लोग जनता उनको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। खुद चुनाव हारे हुए आदमी हैं, वो तो परिस्थिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इतने दिनों तक अध्यक्ष रहने के बावजूद भी व्हाइट कुर्ता के अलावा पार्टी को कुछ नहीं दे पाए हैं। न उनके बाद का कोई अपील है, न उनके बाद। हमें लगता है कि जदयू के जितने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसमें सबसे कमज़ोर और अप्रासंगिक अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। उनकी ना कोई राजनीतिक समझदारी है,
न कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से वो स्किल उनके पास है कि गठबंधन के उस गांठ को वो समझ सके। ललन सिंह और संजय झा की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चेहरा वोट के लिए आकर्षित नहीं कर सकता है। वो चेहरा तो का भले है, लेकिन वोटरवा तो वो बीजेपी का है। लेकिन बीजेपी के साथ जो नीतीश का वोटर आता था, जिससे चुनावी गणित बिगड़ती थी, आरजेडी का महागठबंधन कमजोर पड़ता था, उसकी भागीदारी कहाँ दिख रही है इस पूरे मंच पर? कहाँ? शिवराज सिंह चौहान को अति पिछड़ा और नरेंद्र मोदी को अति पिछड़ा घोषित कर देने से बिहार में अति पिछड़ा लोग हो जाएगा क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम से समझ में बीजेपी को अभी भी नहीं आ रही है। हमें लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को पर मंथन करना चाहिए बीजेपी को। एनडीए के पास वोट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश और बीजेपी साथ लड़े तो बहुत मुश्किल होगा तेजस्वी को एक एक सीट पर, लेकिन ये भी तय है कि एनडीए और जदयू का वोटर, जो ग्राउंड रियलिटी है, शिफ्ट कराना बहुत मुश्किल होगा इस बार, एक दूसरे के वोटर को शिफ्ट कराना, क्योंकि 2020 से भी बुरी स्थिति इस बार है चुनावी मतलब सरकार को लेकर। जनता के बीच कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है वोट को लेकर। लोगों से हमारी बात होती है, कोई उमंग नहीं है। ऐसे में विधायकी का चुनाव भी पूरी तौर पे कास्ट आधारित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जैसे पिछले चुनाव में बनिया को टिकट देके कई सीट जीत लिया तेजस्वी, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में कुशवाहा को ज़्यादा टिकट देकर सम्राट चौधरी की हवा निकाल दिया, कई समीकरण को उन्होंने बदल दिया, तो ये 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हो गया। और 17 तारीख को जो महागठबंधन की बैठक है, उस बैठक में अगर इस बात को लेकर सहमति बन गई कि हम उम्मीदवारों को लेकर जो एक रिजिडनेस रहता है, मतलब हम रिजिड होते हैं चीज़ों को लेकर, उससे हमें बाहर निकलना है। हम उम्मीदवारों का MY समीकरण से आरजेडी को थोड़ा बाहर स्पेस देने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जाति के लोगों को एकोमोडेट करने का, उसको टिकट देने की जरूरत है। अगर आरजेडी इस फार्मूला पर आगे बढ़ गई, जिसको लेकर 17 तारीख को वो है कि जहाँ एनडीए का पिछड़ा उम्मीदवार हो, वहाँ अगर सवर्ण उम्मीदवार दे दें, जहाँ सवर्ण उम्मीदवार हो वहाँ पिछड़ा उम्मीदवार दे दें, ये जो समीकरण बनाने की कोशिश की कवायद चल रही है, जिसमें कांग्रेस अब लीड लेता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें अगर हो गई, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी सवर्ण पर दाव लगाने वाला नहीं है कि जो लालू देते थे सीट, कहते थे सवर्ण को लड़ाइए। इस बार कांग्रेस सवर्ण को लड़ाने के मूड में नहीं है। इस बार सवर्ण नीतीश कुमार के वोटर पर सबसे ज़्यादा दाव लगाने पर सोच रहा है कि जितनी सीटें उन्हें मिलेगी उसमें 50% से ज़्यादा अति पिछड़ा और दलित को सीट देंगे हम, सवर्णों का हम रिप्रेजेंटेशन कम करेंगे। तो ये जो सियासत है ना, इस सियासत पर अगर सहमति बन गई तो फिर नीतीश के बगैर की जो राजनीति एनडीए सोच रही है, वो 2025 के चुनाव में धाराशाही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।